हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स द लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने कॉन्केव मिरर के इमेज फॉर्मेशन और उसके यूजेस को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। ठीक है, इसमें हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर में बेसिकली हमने ये पढ़ा था कि जो इनर पार्ट होता है वो क्या होता है, पॉलिश होता है। और आउटर सरफेस या आउटर पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है। कुछ इस तरह का कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, कॉन्केव के बारे में आपने अच्छी तरह समझ लिया है। ठीक, तो उन सारे टॉपिक्स को एक बार आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन पुट अप होते हैं बेसिकली। ठीक है, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस और जो भी आपके फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपको रे डायग्राम आ गया, रे फॉर्मेशन आ गया, तो उसको या इमेज फॉर्मेशन आ गया तो उसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए बेसिकली तो इनर पार्ट क्या होता है, पॉलिश होता है, और आउटर पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। तो अब आपको ये मालूम है कि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, फोकस कहाँ पे होता है। तो बेसिकली क्या होगा, फोकस इसका इस साइड होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर सी यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये बताइए आप, लास्ट लेक्चर पे क्या था कि कॉन्केव मिरर के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो कॉन्केव मिरर में बेसिकली ये कुछ ऐसा डायग्राम होता है। आउटर सरफेस जो होता है वो पॉलिश्ड होता है और इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है। इसमें आपने ये देखा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ ये होता है, फोकस यहाँ पे होता था, पोल यहाँ पे होता था। सिमिलरली पोल इसके पास भी यहाँ पे होगा। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर ये क्या है, कॉन्केव मिरर है और ये क्या है, कॉन्वेक्स है। ठीक है, अब कॉन्केव मिरर में हमने ये देखा था कि इसमें कितने केसेस बन रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्जेक्ट कहाँ पे हमने रखा था, पहले इनफाइनाइट पे रखा था। पहला केस, ऑब्जेक्ट हमने इनफाइनाइट पे रख दिया, चलिए रख दिया। दूसरा केस क्या था, हमने बिहाइंड बिहाइंड सी रखा था, सी के पीछे, तो सी के पीछे हमने रख दिया, ये लीजिए। थर्ड केस ये बना था, थर्ड केस में हमने कहाँ रखा था, ऑब्जेक्ट को सी पे ही रख दिया था। फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा था। फिफ्थ केस में हमने ऑब्जेक्ट को एफ पे रखा था। और सिक्स केस, जो छठा केस बना था, ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच रखा था, बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है, तो आपने ये 6 केसेस अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। अब इन सभी केसेस में आपने देखा था कि इमेज फॉर्मेशन कुछ में यहीं पे हो रही थी, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, मतलब मिरर के तरफ ही हो रही थी जहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। कुछ क्या हो रहा था, बिहाइंड द मिरर हो रहा था। तो आपने ये 6 केस अच्छी तरह से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स इन्हीं से आपके क्वेश्चंस होने हैं, उससे भी न्यूमेरिकल्स कुछ आ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपको जितने भी रे फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन जो भी हैं, उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अच्छा, किसी इमेज को फॉर्म करने के लिए आपको मिनिमम कितनी रेज की जरूरत पड़ती है, 2 रेज की जरूरत पड़ती है। कैसे, एक रेज, और ये भी आपको पढ़ाया गया था कि एक बार हमने रे को कहां से पास कराया था, पैरेलल पास कराया था। तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है। सेकेंड केस हमने बताया था कि जब हम रे को कहां से फॉर्म पास कराते हैं, फोकस से पास कराते हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से निकल जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती थी, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती थी। राइट। अच्छा, थर्ड केस हमने बताया था जब रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी कोई रे पास होती थी तो क्या करती थी, वो उसी पाथ में रीबाउंड होकर वापस लौट जाती थी। ठीक है, और फोर्थ केस हमने बताया था जब भी रे पोल के लॉन्ग आती है, पोल के लॉन्ग आती है मतलब प्रिंसिपल एक्सिस में ही आके और पोल के पास टकराती है तो रिफ्लेक्ट होके ऐसे। तो आपके 4 रे डायग्राम बने थे। राइट, 4 रे डायग्राम मतलब क्या होता है, यहाँ पे सभी में सिंगल रे की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे सिंगल रे जब रिफ्लेक्ट होती थी तो 4 तरह से उनको हम रिफ्लेक्शन दिखाए थे। ठीक है, लेकिन जब हम कॉन्वेक्स मिरर में आए थे तो कॉन्वेक्स मिरर में हमने क्या किया था, इन्हीं 4 में से एनी 2 रे का यूज किया था, क्या बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए। राइट, तो
तो इमेज बनाने के लिए हमने 4 में से यानी 2, कोई भी 2 आप ले लीजिए, आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो अच्छी तरह से हमने आई होप सीख लिया है। आज हम कॉन्वेक्स के बारे में कुछ समझेंगे। अब यहाँ पे तो 6 केस बने थे, ठीक है, यहाँ पे कितने केस बने थे? 6 केस बने थे। और अब अगर हम कॉन्वेक्स में आते हैं तो बताइए, ऑब्जेक्ट को आप राइट साइड पे रख सकते हैं? नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि इधर तो पॉलिश है, इधर ऑब्जेक्ट रखा भी होगा तो इसका इमेज बनना ही नहीं है, तो ये केस तो खत्म हो गए। बचा क्या? ऑब्जेक्ट को हम या तो इनफिनाइट पे रख दें और या तो मिरर के जस्ट पीछे रख दें, मतलब आगे सामने रख दें। तो यहाँ पे मिरर के जस्ट पी के बिहाइंड द पी रखेंगे और एक कहाँ रखेंगे? ऑब्जेक्ट को इनफिनाइट पे रखेंगे। तो 2 ही केस बन सकते हैं। तो इसमें कौन से केस आएंगे? 2 केस आएंगे। उन्हीं 2 केस के बारे में हमको पढ़ना है, राइट। तो आइए बारी बारी से एक केस समझते हैं, दोनों केस को, ठीक है, समझ में आ गया होगा। बेसिकली क्या है कि आपको इमेज फॉर्मेशन आना चाहिए, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई ना कोई जरूर आएगा एग्जाम में, और उसी के हेल्प से आपके न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। अगर इमेज फॉर्मेशन आपको आ गया तो न्यूमेरिकल्स भी आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। क्योंकि बच्चे गलती क्या करते हैं, बोलता है कॉनकेव मिरर बनाते हैं कॉन्वेक्स हैं, तो ये गलती मत करना। आपको सबसे पहले मिरर समझना है, मिरर कौन सा गिवन है, मिरर के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बस इतना अगर आपने समझ लिया, और इमेज कहाँ बन रही है, फोकस क्या है, इतना मिल गया तो आपको मिरर फार्मूला पता ही है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम कहाँ रखेंगे? इनफिनाइट में। मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट बहुत दूर कहीं इनफिनाइट पे रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, छोटा बनाते हैं ये, ठीक है। इससे आने वाली सारी पैरेलल लाइट्स, आपको ये मालूम है, यहाँ पे फोकस होगा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इससे आने वाली सारी पैरेलल लाइट बीम क्या होगी? पैरेलल लाइट बीम जो आ रही है उनको क्या होना पड़ेगा? रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा। ये तो हमको मालूम ही है, ठीक है। एक लाइट बीम ये इसके अलावा चली आ रही है, जिस पर एक्सिस के अलावा सीधे चली आ रही है, एक लाइट है ये आ रही है, हमने मान लिया कई सारी लाइटें आ रही हैं, ठीक। अब जब कई सारी लाइटें आ रही हैं तो बताइए आप, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग ये क्या एक नॉर्मल होगा? चलिए नॉर्मल बना लीजिए। कहाँ से आएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा। अब आपने ये पढ़ा है कि जब भी कोई लाइट रे किसी मिरर पे, चाहे वो प्लेन हो या कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, किसी भी मिरर पे जब भी कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। ये ए बी ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे आ रही है कहाँ पे? कॉन्वेक्स मिरर के पास। जैसे ही मिरर के पास आती है तो इसके सरफेस पे क्या होती है? यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। तो रिफ्लेक्ट कैसे होती है आपको रूल पता है, जितना एंगल यहाँ बना रही होगी उतना ही एंगल इस साइड बनाते हुए ये क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट। ये आपको समझ में आया होगा। सेम फिनोमिना, सेम फिनोमिना अगर हम इस रे की बात करते हैं तो इसमें भी वही होगा, इस रे की बात करते हैं इसमें भी वही होगा। तो अब ये देखिए कि ये जो लाइट आ रही है कहाँ से आ रही है? ये हमको पता है कि ये कहीं ना कहीं फोकस से आ रही होगी, ठीक है। तो डैश डैश लाइन करके हम फोकस को ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे दिखा देते हैं। सिमिलरली सपोज दैट ये लाइट है, ये लाइट है, तो फोकस का जो नॉर्मल होगा, इसका नॉर्मल होगा, नॉर्मल कुछ ऐसा है। और कोई इंसिडेंट रे यहाँ पे जैसे भी इंसिडेंट होगी तो वो भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आई इक्वल टू आर बनाकर। ये क्या होगा? कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होके लाइट रे आउटसाइड की ओर मुड़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा? ये भी फोकस से आती हुई हमको समझ में आ रही है। तो मतलब बेसिकली हमारे कहने का मतलब ये है कि सारी लाइट रे पैरेलल, जब भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती हैं किसी भी मिरर में, कॉनकेव में या कॉन्वेक्स में, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होती हैं? फोकस से पास होती हैं। लेकिन ये है कि जब हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे थे, लास्ट वाले कॉनकेव मिरर की बात कर रहे थे, तो उसमें क्या होता था? फोकस से वो रियल में पास होती थी, मतलब रियल पे वहां से वो गुजरती थी। इसमें क्या है? इमेजिन करना पड़ रहा है, रियल पे नहीं जा रही, इसमें क्या है? बाहर ही निकल जा रही है, लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं कि यहां से आती हुई जा रही है, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या होगा कि जब भी कोई लाइट रे, टू लाइट रे किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलती हैं तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहीं ना कहीं क्या होती हैं? मिलती हैं या कट करती हैं। अब यहाँ पे हम कट कैसे करेंगे बताइए। तो सपोज दैट आपको 2 रे लेना है,
ठीक है, तो एक रे यहाँ से ये निकली और एक रे यहाँ से ये निकली, और ये दोनों कहाँ पे कट हो रही हैं, यहीं पे कट हो रही हैं। कैसे, अगर इनको इंक्रीज किया जाए तो इसमें प्रॉपर्टीज क्या आएगी, बताइए प्रॉपर्टीज क्या आएगी। तो प्रॉपर्टीज आपके सामने है, प्रॉपर्टीज देखिए, प्रॉपर्टीज क्या आएगी, प्रॉपर्टीज ये आएगी कि जो इमेज बनेगा, इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस बिहाइंड द मिरर। देखिए मिरर के पीछे, मिरर के पीछे इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है। क्यों बन रही है, क्योंकि दो लाइट रे हमने ली, लाइट रे 1 लाइट रे 2 को हमने लिया, और ये दोनों लाइट रे क्या कर रही हैं, एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट कर रही हैं। हमें ये वर्चुअली दिख रहा है, ठीक है, रियल पे नहीं हो रहा है, तो इसी इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। तो फर्स्ट पॉइंट आप पढ़िए, फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस एफ बिहाइंड द मिरर। सेकंड पॉइंट क्या है, इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मतलब इमेज बहुत छोटी है, डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, इमेज बहुत छोटी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट ये कह रहा है इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज वर्चुअल भी है और इरेक्ट भी है। इसका मतलब क्या हुआ, इमेज वर्चुअल है, ठीक है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, सही, वर्चुअल का मतलब ये होता है जैसे कोई इमेज रियल पे नहीं बन रही है, वर्चुअली बन रही है। हम उसको रियल में नहीं देख पा रहे हैं बट वर्चुअली देख पा रहे हैं। मतलब क्या है कि वो बिहाइंड द मिरर बन रही है और वर्चुअली बन रही है, ठीक है, वास्तविक नहीं है, राइट। अच्छा, और इरेक्ट कैसे हुआ, इरेक्ट का मतलब ये हुआ कि दोनों प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं ना कहीं कट कर रहे हैं, मतलब सारी दोनों लाइट क्या हो रही है, मीट कर रही है, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे कैसे बन रही है, ये रियल पे बन रही, मतलब डायरेक्ट बन रही है, सीधी बन रही है। सीधी का मतलब जैसे ऑब्जेक्ट होगा वैसे ही उसकी इमेज भी बन रही है, ठीक है। मतलब कहने का यहाँ पे आप जैसे सपोज दैट आप के जो व्हीकल्स, इसका यूज भी समझते चलते हैं। जैसे आप व्हीकल्स में गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में साइड मिरर होते हैं, साइड मिरर में होते हैं। तो साइड मिरर में आप देखते हो कि पीछे एक गाड़ी आ रही है, ठीक है, पीछे कोई गाड़ी आ रही है उसको आप देख रहे हो, पीछे कोई पर्सन है उसको आप देख रहे हो। तो कहने का मतलब उसमें आप कैसे उसको देख पा रहे हो, वर्चुअली देख पा रहे हो, लेकिन सीधा देखते हो, ठीक है। वो रियल पे इमेज नहीं होती, वर्चुअली होती है, बहुत छोटी बनती है, और उसको आप सीधा देख रहे हो। अगर वो उल्टा कर देगा इमेज तो आपको गाड़ी तो पीछे वाली उल्टा दिखाई देगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हम लोग गाड़ी के, बाइक के या फोर व्हीलर जो भी कार होती है, सब में कहाँ पे यूज करते हैं, साइड मिरर में यूज करते हैं, रियर मिरर जो होते हैं उनमें यूज करते हैं, ठीक है। आइए देखें दूसरा केस देखते हैं। फर्स्ट केस समझ में आ गया होगा, दूसरा केस क्या है, सेकंड केस क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, जस्ट मिरर के पीछे रखते हैं, पोल से जस्ट पीछे साइड रखते हैं, बैक साइड पर रखते हैं। तो उसमें क्या होता है, तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को पोल से जस्ट बैक साइड पे रखते हैं तो वो क्या फिनोमेना होता है उसको भी देख लेते हैं। चलिए, सपोज दैट ये हमारे पास एक मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, राइट। कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, फोकस यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होता है पोल। सपोज दैट ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रख दिया कहीं पर, जैसे ऑब्जेक्ट को यहाँ रखे तो आप बताइए, हमने यही तो रूल पढ़ा है कि या तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाइए तो आपका रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, या तो फोकस के लॉन्ग जाइए आपका रिफ्लेक्शन क्या होगी, वो पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लॉन्ग जाइए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लॉन्ग जाएंगे तो वो लाइट क्या होगी, उसी डायरेक्शन में रिबाउंड हो जाएगी। और चौथा केस पोल के लॉन्ग जाएंगे, ठीक है। तो आपने 4 केस पढ़ रखे हैं रे डायग्राम के, रे फॉर्मेशन के। अब इमेज फॉर्मेशन में क्या होगा, एनी टू रे यूज कर लीजिए। तो चलिए हम कोई टू रे यूज करते हैं। सपोज दैट हमने पैरेलल लाइट बीम को पास कराया, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन ऑफ एक्शन आती है जो नॉर्मल होती है हमेशा, ये नॉर्मल होती है हमेशा, ये नॉर्मली यहाँ पे होती है, तो ये हो जाएगा इंसिडेंट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कुछ ऐसे हमको रिफ्लेक्ट होके दिखेगी, आर ये बनाते हुए, और ये आ गया आपका फोकस, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये आ गया आपका फोकस, ठीक है।
ये हो गया फोकस। अब ये रियल में फोकस से नहीं पास हो रही है, देखा जाए ये रियल में फोकस से नहीं पास हो रही, लेकिन हम फोकस तक वो लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए अब दूसरा केस क्या लेते हैं, ये फर्स्ट रे हमने ले लिया, दूसरी रे लेते हैं। दूसरी रे हम क्या करते हैं, सी के लॉन्ग पास करा देते हैं। आप बताइए सी के लॉन्ग जैसे ही पास कराएंगे तो क्या होगा, ये यही होगा कि ये उसी डायरेक्शन पर रिबाउंड हो जाएगी। हमको पता है कि अगर हम सी के अलोंग कोई लाइट रे ले जाएंगे तो नॉर्मल ही जा रही है, क्योंकि नॉर्मली कोई लाइट रे अगर पास होगी तो उसी डायरेक्शन में रिबाउंड हो जाएगी। आपने पढ़ रखा है जब भी कोई लाइट रे ये नॉर्मली जाती है, ठीक है, नॉर्मली जाती है तो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाती है, रिबाउंड। ये वाला केस हमने बताया था, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे जैसे रिबाउंड हो जाएगी तो अब आपको दिखा कि दोनों रे कहीं ना कहीं मीट कर रही हैं, दोनों रे कहीं ना कहीं मीट कर रही हैं, और जहां पे मीट करेंगी वहीं पे क्या होगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो ए के इमेज यहाँ पे ए डैश फॉर्म हो जाएगी और बी पी यहाँ बी डैश हो जाएगा, ठीक है। तो इमेज आपको फॉर्म हो गई, लेकिन कैसी बनी, बहुत छोटी बनी, ठीक है। अच्छा कहाँ बन रही है, कहाँ बन रही है, बिटवीन पोल एंड फोकस। देखिए आपका फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि आपका जो इमेज है, इमेज इज फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस। एंड सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, सेकेंड पॉइंट ये कहता है इमेज इज डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी, देखिए ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था और इमेज कितनी छोटी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज कैसी होगी, पोल एंड फोकस के बीच बनेगी, ये सब प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी, इसमें भी छोटी लिखेंगे। और थर्ड केस क्या होगा, वर्चुअल होगी। वर्चुअल का मतलब क्या होगा, वर्चुअल होगी। आपको समझ में आ गया होगा वर्चुअल क्या होता है, रियल क्या होता है, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले, आपको समझना चाहिए, थोड़ा सा लास्ट लेक्चर एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो वर्चुअल और रियल दोनों में आप डिफरेंस एक बार देख लीजिए, तो आपको बार बार जो हम टर्म यूज करते हैं कि वर्चुअल, रियल, इरेक्ट और सारी चीजें, तो आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्चुअल होगी, अब वर्चुअल का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होती है, कैसी है ये, इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधी है, ठीक है। अच्छा जो हम लोग वो कॉन्वेक्स पढ़ रहे थे, कानकेव पढ़ रहे थे, तो कानकेव में क्या होता था, कई केस में इमेज कैसी बनती थी, रियल तो बनती थी, लेकिन उसमें क्या होता था, इरेक्ट के साथ साथ इन्वर्टेड बनती थी। मतलब क्या है, उसमें इमेज इन्वर्टेड होती थी, उल्टा हो जाती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इरेक्ट बन रही, सीधी बन रही है, ठीक है। तो वहां पे रियल एंड इन्वर्टेड वाले केस आ रहे थे, ध्यान होगा आपको। और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट केस आ रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा, ठीक है। सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने है, ठीक है, इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, बेसिकली क्या है कि हम लोग बेसिक टॉपिक जब कवर कर लेंगे तो उसके बाद ही न्यूमेरिकल स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें मैग्निफिकेशन भी इंक्लूड रहता है, तो क्वेश्चन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी आपको। तो पहले हम मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं, मैग्निफिकेशन जब कवर हो जाएगा, ये इमेज जो इमेज फॉर्मेशन है वो सब कुछ क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन में जो भी टॉपिक्स है उसको अच्छे से समझें, क्योंकि इसका क्वेश्चन एमसीक्यू में जरूर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं मैग्निफिकेशन और इसके न्यूमेरिकल्स। मैग्निफिकेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। बेसिकली नॉर्मल न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो तो सॉल्व भी हो जाते हैं। अच्छा मैग्निफिकेशन पढ़ने से पहले एक छोटा सा फार्मूला देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। फार्मूला क्या है हमारा, चलिए फार्मूला ये है कि मिरर फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे मिरर फार्मूला। अब बताइए मिरर फार्मूला का यूज क्या है, मिरर फार्मूला की हेल्प से हम लोग करते क्या है, ठीक है। तो आइए समझते हैं व्हाट इज मिरर फार्मूला ऑफ कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। दोनों मिरर के लिए हो, किसी भी मिरर जो प्लेन मिरर सबके लिए यूज हो जाता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम लोग यूज क्या करते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब ये मिरर फार्मूला है। अब इसमें बताइए f क्या है, u क्या है, v क्या है, ठीक है। तो सपोज दैट अगर एक डायग्राम बनाए, आपको डायग्राम की हेल्प से आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है,
कॉन्केव मिरर में कोई ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ये पोल होता है, यहाँ फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रखा, तो बताइए इस ऑब्जेक्ट को जब हम यहाँ रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती थी, हमको मालूम होना चाहिए क्योंकि हम ये केस पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपको ये आइडिया जरूर आ जाना चाहिए, जैसे ही ऑब्जेक्ट को आप रखें तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो बताइए एक बार फिर से बताइए, सपोज दैट हम इनफाइनाइट पे रखते थे जब ऑब्जेक्ट को, तो कहाँ बनता था इमेज, फोकस में बनता था। थोड़ा सा बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर आते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा पीछे आते हैं, तो फोकस में ना बन के फोकस से थोड़ा पीछे बन जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम सेप सी पे रखेंगे तो सी के नीचे बन जाता है, सी और एफ पे रखते हैं कोई ऑब्जेक्ट को तो सी के पीछे चला जाता है, और जब हम एफ पे रखते हैं तो वो और थोड़ा पीछे आ जाता है। मतलब क्या है, इनफाइनाइट पे एफ पे रखने पे क्या होता है, इनफाइनाइट इमेज बनती है, और जब एफ और पी पे रखते हैं तो पीछे वो वर्चुअल इमेज बन जाती है, ठीक है। ऐसे केस हुआ करते थे, ठीक है। 6 केस हमने आपको डिस्कस कर रखे हैं। अब बताइए ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रख दिया, तो बताइए इमेज कहाँ बनेगी, इमेज यहाँ बनेगी। अभी हमें रे डायग्राम नहीं बनाना है, केवल हम बेसिकली समझने के लिए इसलिए बना रहे हैं कि यू और वी होता क्या है, ठीक है। अब बताइए इमेज आपकी यहाँ बन रही है, तो हम लोग इसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहाँ से लेते थे, पोल से लेते थे। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जब भी इस मिरर में हमने ये भी पढ़ा था साइन कन्वेंशन में कि पोल से लेफ्ट साइड की सारी डिस्टेंसेस को हम किस में लेते हैं, निगेटिव में लेते हैं, राइट। ये भी याद होना चाहिए, पहले हम निगेटिव पुट करेंगे। क्वेश्चन में भले कुछ दिया हो, जब आप कॉन्केव मिरर समझ जाओ कि कॉन्केव है, तो बताइए पोल से लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो निगेटिव होगी। अच्छा, यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती थी उसकी डिस्टेंस पोल से लेंगे तो वो v से डिनोट होगी, और वो भी क्या होगी, निगेटिव ही होगी, ये भी निगेटिव ली जाएगी, राइट। अच्छा, अब ये फोकस है, फोकस मतलब यहां से फोकस से ये डेड डैश लाइन का मतलब क्या है, केवल हम रेंज बता रहे हैं, बाकी कोई इमेज नहीं है। तो फोकस की पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम फोकल लेंथ बोलते थे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको भी निगेटिव में ही रखेंगे, ठीक है, इसको भी निगेटिव में ही लेंगे, राइट। इतना वैल्यू समझ में आ गया। अच्छा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते हैं, अगर रेडियस निकालना होगा तो जस्ट 2 टाइम्स ऑफ फोकस होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मिरर फार्मूला जो है इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस पे नहीं है, ये 12th पे आपको पढ़ना है डेरिवेशन के बारे में। इस फार्मूले के डेरिवेशन को हम 12th में पढ़ेंगे, अभी आपको कोई नीड नहीं है इसलिए इसको नहीं कराएंगे हम, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। बस यहाँ पे आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, तो फार्मूला एक बार रिपीट करते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, राइट। अब यहाँ पे f क्या होता है, f होता है फोकल लेंथ, v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, पोल से इमेज की डिस्टेंस होती है, नोट करते जाइए आपके सामने है। और u क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, ठीक है, या फ्रॉम मिरर, मिरर भी कह सकते हैं, मिरर भी कह सकते हैं, पोल भी कह सकते हैं, क्योंकि मिरर पोल एक ही प्लेस पे है, ठीक है। समझ आई बात। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि फार्मूला क्या होता है। इसी फार्मूले का यूज करके कभी आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दिया रहेगा, इमेज की डिस्टेंस दिया रहेगा तो फोकल लेंथ पूछ लेगा, कभी आपको फोकल लेंथ दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दिया रहेगा तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन पूछ लेगा, ठीक है, या इमेज की पोजीशन पूछ लेगा, वी पूछ लेगा, और इन दोनों को पूछ लेगा तो तीसरा ये पूछ भी सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैग्निफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्योंकि मैग्निफिकेशन को इंक्लूड करके जो क्वेश्चन बनते हैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन का वैल्यूएशन बढ़ जाता है, क्वेश्चन में अच्छी क्वालिटी आ जाती है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन कैसे यूज करते हैं, कैसे ट्रीट करेंगे, उसका पहले तो उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं व्हाट इज मैग्निफिकेशन। चलिए समझते हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है। डिफिनेशन आपके सामने है, डिफिनेशन आप
नोट कर लीजिए, ठीक है। What is magnification? The ratio of height of image to the height of object is called magnification. ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होती है? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, राइट। तो मैग्निफिकेशन हम फिर से डिफिनेशन आपको समझा रहे हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। कुछ कुछ बुक में कैपिटल एम भी मिल जाता है, बाकी स्मॉल एम बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से। और मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम अगर लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, एच आई अपॉन एच ओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। नोट कर लीजिए, ठीक। अच्छा, मैग्निफिकेशन को हम एक तरह से और डिनोट करते हैं। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू भी लिख सकते हैं, ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है। दोनों फार्मूलाज हैं, आप दोनों फार्मूलाज को नोट कर लीजिए। तो अगर दोनों फार्मूलाज को हम एक ही में लिखना चाहें तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बाई यू, ये भी हम कह सकते हैं, राइट। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ठीक। चलिए अब इसमें इससे रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें समझते हैं। समझते ये हैं कि ये बताइए, जब भी आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या नीचे? आपने अभी तक जितना कुछ पढ़ा है उसमें ये बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता था? ऑब्जेक्ट को हम लोग हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते थे। तो अब ये बताइए कि हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या कभी नीचे की तरफ हो सकता है, मतलब डाउनवर्ड हो सकता है? नो, कभी भी डाउनवर्ड नहीं होगा। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा हमेशा ऑलवेज भी विल बी पॉजिटिव, मतलब हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए यहाँ पे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, ठीक है, ऑलवेज बी पॉजिटिव। समझ में आई बात? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, एच ओ हमेशा पॉजिटिव होती है। अच्छा, हाइट ऑफ इमेज, देखिए असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चे वहीं पे गलती कर देते हैं क्योंकि कहेंगे हमको पढ़ाया ही नहीं गया है, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये सब बेसिक छोटी छोटी चीजें है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कभी भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है। और हमारी साइन कन्वेंशन ये कहती है कि जब भी ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं कहाँ पे? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो जो भी चीज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है तो हमेशा पॉजिटिव होती है। ऑब्जेक्ट को हम कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नहीं रखते हैं, ठीक है। अच्छा, जबकि हमारी इमेज क्या होती है? इमेज कभी ऊपर बनती है, कभी नीचे बनने लगती है। तो आपने कई सारे केस देखे हैं जिसमें इमेज ऊपर भी बन रही थी, कभी कभी इमेज नीचे ही बनने लगती है। इमेज कभी उल्टा हो जाती है, कभी सीधा हो जाती है। इमेज उल्टा सीधा हो सकती है लेकिन ऑब्जेक्ट कभी भी उल्टा सीधा नहीं होगा, वो हमेशा सीधा ही रहेगा, ठीक है। तो जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, इसको नोट कर लीजिए। समझ में आई बात? अच्छा, ये क्यों हो रहा है देखिए, थोड़ा समझ लेते हैं। आपको डाउट आ रहा हो तो बताइए। ऑब्जेक्ट, सपोज है कोई भी मिरर ले लीजिए, ऑब्जेक्ट कहाँ रखते थे? पहले हम इनफाइनाइट पे रखते थे, ठीक, कहाँ रखते थे? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो जाता है फोकस, ये हो जाता है पोल, फिर कहाँ रखते थे? इनफाइनाइट पे रखने के बाद बिहाइंड सी रखते थे, फिर सी पे रखते थे, फिर सी और एफ के बीच, एफ पे रखते थे, एफ और पी के बीच रखते थे। 1 2 3 4 5 6, 6 केस में कहीं आपको ऑब्जेक्ट नीचे दिखा? नहीं दिखा, तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना। अच्छा, सेकेंड, कॉन्वेक्स मिरर में देख लीजिए,
इसमें दो ही केस बनते थे, एक बार हम इनफिनाइट रखते थे, एक बार हम बिहाइंड इसमें टी के जस्ट बिहाइंड रखते थे। तो दो ही केस होते थे, दोनों में हमने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही तो रखा, तो हमेशा इसमें क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा ऑलवेज भी पॉजिटिव। और इमेज कैसी, इमेज कभी यहाँ नीचे बनती थी, कभी पीछे बनती थी, कभी ऊपर बनती थी। तो इमेज जो होगी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। ऐसा रीजन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद इसी में आते हैं हम लोग, जैसे जो मैग्निफिकेशन होता है तो किसका पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है, और निगेटिव है तो क्या होगा, पॉजिटिव है तो क्या होगा, उसको समझते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन यहीं से फंसते हैं, बच्चे गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते समय उनको ये नहीं पता चलता है कि हमारा ऑब्जेक्ट, या अगर उसने बोल दिया वर्चुअल तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रखना है या नेगेटिव रखना है, वो यहाँ गलती कर देते हैं, ठीक है। अगर वर्चुअल इमेज बोल रहा है या इरेक्ट बोल रहा है तो आपको वहां समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब बात आती है, अगर यम पॉजिटिव है तो क्या होगा। यम पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होने का मीनिंग क्या होगा, वो चीज समझना है। तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। और कैसी होगी, इरेक्ट होगी। नोट करते जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव लिखा हुआ है तो इमेज वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। अच्छा, इसका अपोजिट कहीं क्वेश्चन में दे दे कि इमेज इज वर्चुअल, आप समझ जाओ मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रखना ही रखना है। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट बोल दिया है तो मैग्निफिकेशन को आपको पॉजिटिव रखना है। जब न्यूमेरिकल करेंगे वहां पे सब बातें आएंगी, आपको धीरे धीरे याद आने लगेंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको आप नोट करते जाइए, जब भी क्वेश्चन पे बोले इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट तो आप समझ जाइए कि मैग्निफिकेशन को हम प्लस में रखेंगे, नेगेटिव में नहीं रखेंगे, नहीं वहीं से क्वेश्चन गलत हो जाता है, राइट। चलिए, अगर यहां पे फिर से आ गया मैग्निफिकेशन निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अच्छा, मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव दे दे तब क्या करते हैं, तो यहाँ पे इमेज होती है रियल एंड इनवर्टेड। रियल होगी, इमेज रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, तभी मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, ठीक है। समझ में आई बात। अच्छा, थोड़ा सा इसमें डिस्कशन करते हैं। बताइए, मैग्निफिकेशन होता क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक और हमने पढ़ा था ये था मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी बाई यू, ठीक। आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट को यहां रखा, समझिएगा, कोई चीज जबरदस्ती मत पढ़िए, थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकल सोचिए तो आपको जरूर याद रहेगी। एफ सी और ये पोल होता था। बस आपको ये बताना है कि जब हम इमेज, हमारी जो ऑब्जेक्ट होती थी, ऑब्जेक्ट को हम इनफिनाइट पर रखते हैं, तो बताइए यू क्या होता है, निगेटिव होगा, ठीक है। बस हमें डिस्टेंस नहीं मतलब है, यहाँ पे निगेटिव। चलो इनफिनाइट पे छोड़ो, सी के पीछे रख के देखते हैं, क्योंकि इनफिनाइट पे कहाँ रखेंगे, सी के पीछे रखे हैं, तो यहाँ पे यू क्या आ जाएगा, यू होगा निगेटिव। अच्छा, जब यहाँ रखते थे तो इमेज कहाँ बनती थी, सी और एफ के बीच बनती थी। आप लोग नोट्स हो आपके पास, ओपन करके थोड़ा देखते जाइए, ठीक है। सी और एफ के बीच बनती थी, जब सी और एफ के बीच बनती है तो बी भी क्या होगा, निगेटिव ही होगा। समझ आई बात। अब जब निगेटिव होगा तो बताइए, अगर हम मैग्निफिकेशन निकालना चाहें तो मैग्निफिकेशन का माइनस साइन पहले से है, ध्यान दीजिएगा, माइनस साइन फार्मूले का ही है और ये v बाई यू लिखा गया है। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस तो पहले से ही है, माइनस ऑफ v और माइनस ऑफ u। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस v बाई यू ही तो आएगा। मतलब मैग्निफिकेशन किस में आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है। सॉल्व करने के बाद फिर से तो ये क्या होगी, इसमें रियल इमेज होगी और कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। आपको दिख रहा होगा इमेज रियल भी है और उल्टा है, इन्वर्टेड भी है। समझ में आई बात।
अच्छा, कॉन्वेक्स की बात करते हैं। कॉन्वेक्स में थोड़ा देख लेते हैं। कॉन्वेक्स में क्या होता था? कॉन्वेक्स में ये होता था, ऑब्जेक्ट हमने सपोज यहाँ रख दिया, तो ऑब्जेक्ट जब यहाँ रखा होता था तो ये कुछ ऐसा था कि इमेज आपको मालूम हो रहा होगा, ऐसे बनती थी ये। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सपोज फोकस मान लिया, तो जब दूसरी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम क्रॉस होती थी तो यहाँ पे क्या होता था, ये यहाँ पे दोनों मैच करते थे, कट करते थे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ बन गया। अब देखिए, यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट मिरर के जस्ट पीछे रखा है, पोल से बैक साइड पे है, तो यू क्या होगा, निगेटिव में होगा। यू निगेटिव में होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v क्या होगी, v पॉजिटिव में होगी। तो जब मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो माइनस साइन पहले से है, फार्मूले का है, माइनस साइन पहले से है, v रखेंगे तो v पॉजिटिव होगा, u रखेंगे u निगेटिव होगा, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ मैग्निफिकेशन क्या आ गया, v बाई यू, मतलब पॉजिटिव में आ रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, वर्चुअल इमेज और इरेक्ट भी बन रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ये चीज समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहीं पे गलतियां बच्चे करते हैं, तो ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर हम वर्चुअल और रियल बोलता है तो आप मैग्निफिकेशन को पॉजिटिव ले लीजिए, और अगर रियल एंड इन्वर्टेड बोलता है तो आप मैग्निफिकेशन को निगेटिव रख सकते हैं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन थोड़ा ध्यान देना, इस केस में एक केस ऐसा होता है जिसमें इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, तो वो तब बनती है जब पोल और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट होता है। तो हम यहाँ पे एक चीज और आ चुका है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो मैग्निफिकेशन होता है कॉन्केव मिरर के लिए, कॉन्केव मिरर के लिए मैग्निफिकेशन निगेटिव तो होता ही है। एक केस में पॉजिटिव हो सकता है जब ऑब्जेक्ट यहां रखा जाएगा। तो एक इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें आएंगी, उसको भी नोट कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन और कॉन्केव मिरर क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक, ये समझ जाइएगा। कब, जब पोल और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट होगा तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इधर इरेक्ट इमेज बन जाती है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस ऐसा इसमें आ जाता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैग्निफिकेशन और कॉन्वेक्स मिरर, बताइए कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैग्निफिकेशन क्या पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है, दोनों हो सकता है? नहीं, दोनों नहीं हो सकता है, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, नोट करते जाए सारे पॉइंट। समझ में आ गया? इतना आप नोट कर लीजिए, इसको रिवाइज करें तो आगे बढ़े। सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन पर्पज से। ठीक है, एमसीक्यू में क्वेश्चन कहीं ना कहीं पुटअप कर देते हैं, ऐसा ऐसा रीजन पुटअप कर देते हैं, और जब न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें भी इसका यूज कर लेते हैं, वर्चुअल रेट का, तो कहीं ना कहीं ये जरूर मिलेगा आपको। एक बार इसको आप अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं भाई, और आप लोग मेहनत करते रहिए, सारी चीजें अच्छे से समझ लीजिए। एग्जाम को ज्यादा मतलब सोच के एग्जाम है उससे डरे मत, पेशेंस के साथ पढ़ते रहिए, सारे सिलेबस को वन टू वन कवर करिए एक एक करके। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल पढ़िए थोड़ा सा। हाँ, चलिए, अब इसमें बात ये आती है कि अगर मैग्निफिकेशन हम लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो एक केस ये होता है, बताइए मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन वन कब होगा, मैग्निफिकेशन लेस देन कब होगा, और मैग्निफिकेशन इक्वल टू वन कब होगा। ये चीज हमें समझना है, ये भी एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। तो बताइए, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन वन होने का मतलब क्या होगा, कि आप खुद बताइए। न्यूमरेटर है हाइट ऑफ इमेज, डिनोमिनेटर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये m की वैल्यू एक से वन से बड़ी कब हो सकती है, जब
ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी। सिंपल सी बात है, आप डिवाइड करते हो 3/2 करोगे तो 1.5 आएगा, और 2/3 करोगे तो ये 1.5 से कम आएगा, मतलब 1 से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर की वैल्यू छोटी है। ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह से अगर यहाँ देखें, यहाँ पे क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो आप कह सकते हो कि यदि हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा तो ये कंडीशन फॉलो हो सकती है, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो सकता है। तो ये कभी कभी पेयर में आ जाता है। ठीक है, तो आपको समझना पड़ता है वहां पे। ठीक, चलिए, अब मैग्निफिकेशन लेस देन 1 कब हो सकती है, तो इसका उल्टा कर दीजिए, हाइट ऑफ इमेज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी हमने समझाया एग्जांपल देखे। अच्छा, मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 कब हो सकता है, जब हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। अब ये बात आ गई। अब इसमें बताइए, हम इसको अगर लिखना चाहें तो अगर हम हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है, बड़ी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनलार्ज इमेज। कैसी होती है इमेज, इनलार्ज होती है। भाई इमेज अगर बड़ी बन रही है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो उसको हम इनलार्ज ही बोलेंगे ना। ठीक है, तो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी होने का मतलब इमेज कैसी है, इनलार्ज है। अच्छा, इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी हो रही है। अब बताइए, इमेज अगर ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं डिमिनिश्ड। कैसी इमेज होगी, आगे इमेज लगा लीजिएगा, इमेज। ठीक है। अच्छा, अगर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो ये होता है सेम साइज। अच्छा, ऐसा कोई केस बताइए जिसमें ऐसा हो रहा हो, सॉरी सेम, ये सेम ही होगा ना, सेम साइज। ठीक है, तो ऐसा कोई बताइए, ऐसा कोई केस मिल रहा हो तो। आपको पता है कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, सी पे रखा होता है, तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, और उसी केस में ये सेम इमेज भी फॉर्म होती है। ठीक है। डिमिनिश्ड कब होती है, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होता है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा, सॉरी उल्टा बोल दिया, वहां इनफाइनाइट पे, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तब क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। ठीक, और इनफाइनाइट के बाद जब बिहाइंड द सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर जस्ट पीछे होगा, तब भी डिमिनिश्ड ही बनेगा, छोटा बनेगा, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। लेकिन जैसे सी के ऊपर आ गया, ऑब्जेक्ट जैसे ही सी के ऊपर आएगा तो सेम साइज बन जाता है। अब जैसे जैसे सी के आगे जाएगा, जैसे जैसे सी के आगे जाएगा तो क्या होता जाएगा, इमेज लार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी, हाइट ऑफ इमेज बढ़ने लगेगी। तो ऐसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, आपको माइंड में सेट हो जाए एक बार। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है। अच्छा, यम की जो वैल्यू है वो कौन सी, अब यहीं से अगर देखा जाए तो यम की वैल्यू लेस देन 1, यम ग्रेटर देन 1 और यम इक्वल टू 1, ये तीनों किस में आता है, किस मिरर में हो सकता है पॉसिबल, ये हमेशा कॉनकेव मिरर में पॉसिबल हो सकता है। हमने अभी बताया आपको, जैसे जैसे आप इनफाइनाइट पे हो गए तो इमेज बहुत इमेज छोटी बनेगी, और इमेज छोटी बनेगी कहाँ गया, तो ये आ जाएगा m लेस देन 1। ठीक, सी बिहाइंड सी, सी के पीछे होगी तब भी इमेज छोटी ही बनेगी, तो ये केस फॉलो हो रहा है, मतलब m लेस देन 1 हो रहा है। जैसे आप सी के ऊपर आए, सी के ऊपर आ गए, तो ऑब्जेक्ट जब सी के ऊपर होगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो इमेज भी क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट नीचे बनती है और सेम साइज बनती है, तो ये केस भी फॉलो कर रहा है। राइट, मतलब इक्वल टू वाला भी वैल्यू फॉलो कर रहा है। अच्छा, जब और आप आगे आ गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ गए, तो इमेज इनलार्ज होने लगी, इमेज बड़ी होने लगी, तो उस केस में क्या होगा, m ग्रेटर देन 1 फॉलो होगा, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों कंडीशन कौन फॉलो कर सकता है, ओनली एंड ओनली कॉनकेव मिरर ही फॉलो कर सकता है, कॉन्वेक्स में नहीं हो सकता है। नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, m लेस देन 1 ओनली, m लेस देन 1, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हमेशा और हमेशा किसके लिए होता है, कॉन्वेक्स के लिए होता है। ओनली कॉन्वेक्स, अगर m लेस देन 1 ओनली है तो ये कॉन्वेक्स ही केवल कर पाएगा। ठीक है, मतलब क्या है, कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स मिरर में m लेस देन 1 ही होता है। कॉनकेव में क्या होता है, तीनों फॉलो होते हैं, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1। अच्छा, अगर हम प्लेन मिरर की बात करें
एम इक्वल टू हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ये क्या होगा, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में हमेशा इक्वल इमेज फॉलो होती है। ठीक है, जितने बड़े आप इमेज के सामने खड़े हो जाओगे, आप देखते होगे ना सुबह सुबह या कहीं तैयार होके जाते हो, तो आप इमेज के सामने सोच के ऑब्जेक्ट मिरर के सामने खड़े होते हो, तो आप उतने बड़े दिखते हो, छोटे थोड़े जाते हो। छोटे तो नहीं होते हो या बड़े नहीं हो जाते हो, जितने बड़े हो उतने ही दिखते हो। जैसे आपकी ऑब्जेक्ट है, जैसे आप हो वैसे इमेज में दिखोगे। ठीक है, तो ये प्लेन मिरर में। ठीक, तो प्लेन मिरर में सिंगल वन केस फॉलो होगा, कॉन्वेक्स में सिंगल वन केस फॉलो होगा, लेस देन वन। लेकिन कॉनकेव ऐसा मिरर है जो कभी ग्रेटर देन वन, कभी लेस देन वन, कभी इक्वल टू वन, ये मैग्निफिकेशन को कम ज्यादा कर सकता है। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए, इतना पोर्शन आप नोट कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, मैग्निफिकेशन का टॉपिक था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे, जिसमें बेसिक न्यूमेरिकल्स, पहले प्लेन न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्लेन न्यूमेरिकल करेंगे, इसके बाद कुछ क्वेश्चन कॉनकेव के, कॉन्वेक्स के और मैग्निफिकेशन को इंक्लूड करके सारे क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बेसिकली इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं, फिर हम लोग लेंसेज रिफ्रैक्शन थोड़ा पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन के बाद हम लोग लेंस में आएंगे, या देखते हैं जो टॉपिक आगे सही रहेगा उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, थैंक यू।